हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 से, जो हमारा है एक्साइज क्लियरेंस। ओके, तो एक्साइज क्लियरेंस क्या है और अगर उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम फिर आगे फर्दर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। एक्साइज ड्यूटी इज़ पेएबल ऑन द मटेरियल्स। ओके, एक्साइज ड्यूटी किस पे किया जाता है? उन मटेरियल्स पे किया जाता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज़ पेएबल ऑन द मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ओके, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें मटेरियल्स लगते हैं उन पर लगता है। द एक्सपोर्टर देयरफॉर हैज़ अप्लाइड टू द कंसर्न एक्साइज कमिश्नर। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? जो एक्साइज कमिश्नर होगा उसको वो कंसल्ट करने का प्रयास करेगा इन द रीजन विथ एन इनवॉइस। ओके, इफ़ द एक्साइज कमिश्नर इज सेटिस्फाई, अगर एक्साइज कमिश्नर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ही मे इशू द एक्साइज क्लियरेंस। फिर वो क्या इशू करेगा? एक्साइज क्लियरेंस इशू करेगा। लेकिन एक्साइज क्लियरेंस क्या ऐसे ही इशू कर दिया जाता है, या जो एक्सपोर्टर है वो जा कर के एक्साइज कमिश्नर को बोलेगा कि हाँ सर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, अब आप इसके लिए एक्साइज क्लियरेंस इशू कर दो? नहीं, जब तक वो चेक नहीं कर लेता है, जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेता है सारी चीज़ों को, तब तक वो उसे क्लियरेंस नहीं देगा। क्लियरेंस तभी मिलेगा कि जब वो सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेगा, चेक कर लेगा कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, देन आफ्टर वो अपने काम को आगे बढ़ाएगा। The refund of excise duty is known as duty drawback. Okay, the scheme of duty drawback is presently administered by the Directorate of Drawbacks under the Ministry of Finance. Okay, Ministry of Finance, which is responsible, जो responsible है, जिम्मेदार है for fixing the rate। कौन सा रेट पे करने फिक्स करने के लिए? ड्रॉबैक फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट के लिए हम एक जैसा रेट फिक्स कर देंगे। अलग अलग प्रोडक्ट है तो अलग अलग रेट भी होना चाहिए, है ना। रेट ऑफ ड्रॉबैक्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 9, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ऑब्टेन करेंगे, देन हम अपने एक्टिविटी को फर्दर मूव ऑन कर पाएंगे। फॉर अवेलिंग ट्रेड कंसेशंस एंड अदर बेनिफिट्स, द इम्पोर्टर में आस्क द एक्सपोर्टर टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। इम्पोर्टर को भी कुछ बेनिफिट चाहिए, कुछ फ़ायदा चाहिए, तो वो कैसे होगा? जब एक्सपोर्टर जो है वो कुछ उसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगा, कुछ कंसेशन देगा, कुछ बेनिफिट्स देगा, तो वो उसको बोलेगा कि आप मुझे क्या सेंड करो? सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन सेंड करो। ओके, द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एक्ट एज द प्रूफ। और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या है? एक तरीके का प्रूफ है, एविडेंस है, जो ये बताता है दैट द गुड्स हैव एक्चुअली, जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, हम अगर इम्पोर्टर हैं और एक्सपोर्टर हमें या एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसके साथ वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन देगा, जिसमें जो सर्टिफिकेट ये क्लियरली डिफाइन करेगा कि ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्टर ने दिया है इम्पोर्टर को, वो एक्सपोर्टर ने ही बनाया है और उसी के कंट्री में बना है। दैट द गुड्स हैव एक्चुअली बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट इज़ टेकिंग प्लेस। और ये क्लियरली बताया जाता है जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपोर्टर ने हमें प्रोडक्ट दिया है वो उसके ही देश में बना है जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके,
नेक्स्ट, दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कंसुलेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। जो एक्सपोर्टर के कंट्री में ट्रेड कंसुलेट होगा उसी से हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपने लिए रिजर्वेशन तो ज़रूर करवाते हैं कि हमें आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कोई दिक्कत की बातें ना हो आगे जा कर के। तो जब हम अपने लिए रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसी प्रकार जब एक देश या एक जगह से प्रोडक्ट दूसरी जगह जाता है तो प्रोडक्ट के लिए भी हम रिजर्वेशन करवाते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफली उस जगह पर पहुंच जाए जहां से उसके लिए डिमांड किया गया है। ओके, द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाइज टू द शिपिंग कंपनी फॉर प्रोविज़न ऑफ शिपिंग स्पेस। एक्सपोर्टिंग फर्म क्या करेगा, अप्लाई करेगा। कहाँ पर अप्लाई करेगा, तो शिपिंग कंपनी में अप्लाई करेगा। क्यों करेगा, ताकि उसको वहाँ पर एक स्पेस मिले, जगह मिले, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट उसने बनाया है वो प्रोडक्ट कहाँ पहुँचेगा, इंपोर्टर के पास पहुंचेगा। तो इंपोर्टर के पास पहुंचाने के लिए उसे शिपिंग यानी शिप की आवश्यकता होगी। तो शिप में तो हर कोई जाएगा, हर कोई का प्रोडक्ट जाएगा, तो सारा कुछ क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हर मैन्युफैक्चरर जो है या हर एक्सपोर्टर जो है वो अपना रिजर्वेशन करवाएगा ताकि इंपोर्टर को वो प्रोडक्ट सेफली और टाइम के अकॉर्डिंग वो पहुंचा दे। Okay, it has to specify the types of goods to be exported, probable date and shipment and the port of destination। वो क्या बताएगा, types of goods को बताएगा वो, to the exported, probable date भी उसमें वेरीफाई करेगा और port of destination यानी उसे कहाँ पर पहुँचना है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कहाँ, जहाँ जाना है, जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ पर रीच करना है वो उसको मेंशन करेगा। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द शिपिंग द शिपिंग कंपनी इशू अ शिपिंग ऑर्डर। जब शिपिंग कंपनी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, जैसे ही एक्सपोर्टर ने एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा तो वहाँ पर एक शिपिंग कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है आ शिपिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 11, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। ओके, द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड। जब गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसे ऐसे ही इंपोर्टर के पास या बायर के पास नहीं सेंड कर दिया जाता है जब तक हम उसे प्रॉपरली पैक्ड नहीं कर लेते हैं। पैक करने से एक और चीज़ क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमारा है, जो गुड्स है वो ख़राब नहीं होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत अच्छे रॉ मटेरियल के साथ, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन अगर हम लोग उसको बिना पैक किए मार्केट में भेज देंगे या कस्टमर के पास भेज देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तक जाने के लिए उसे प्रोडक्शन हाउस से निकल करके मार्केट में जाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन होगा वहाँ, मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर गुड्स को हम बिना पैक किए ही डाल देंगे या रख देंगे तो उसमें ख़राब होने का चांसेस है। तो यहाँ तो एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट जा रहा है, अगर हम एक कंट्री के अंदर भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उसमें बिना पैकिंग किए हम प्रोडक्ट को सेल आउट करने का प्रयास करेंगे तो प्रोडक्ट को ख़राब होने का चांस है। लेकिन जब एक देश और दूसरे देश के बीच में जब व्यापार होता है या इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर जब प्रोडक्ट को हम लोग सेल करेंगे या इंपोर्टर को सेंड करेंगे तो उस समय पर गुड्स को प्रॉपरली पैक्ड करना होगा ताकि जो उसकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और लंबे समय तक वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो। एंड मार्क विथ नेसेसरी डिटेल्स, और उसमें हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे किस चीज़ को, जो नेसेसरी डिटेल होगा, डिटेल्स को हम मार्क कर देंगे। सच एज नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर। उस प्रोडक्ट को बनाया गया है किसी एक इंपोर्टर के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक इंपोर्टर के लिए अगर हम लोग बनवा रहे हैं
तो उस इम्पोर्टर का नाम उसमें होना चाहिए। आखिर वो गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद वो किसके पास जाएगा? शिपिंग कंपनी बोलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हो, लेकिन आपने इम्पोर्टर का तो नाम मेंशन ही नहीं किया है। क्या वो प्रोडक्ट अपने सही जगह पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो नेम मेंशन करना होगा एंड एड्रेस मेंशन करना होगा ऑफ द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर का ग्रॉस और नेट वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डेस्टिनेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी उस प्रोडक्ट को कहाँ पर पहुँचना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, वो उस चीज़ को मेंशन करेंगे, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टर तक रीच कर पाएगा। वरना वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हाउस में बना रह जाएगा, ना उसको शिपिंग कंपनी एक्सेप्ट करेगा और ना वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। क्योंकि शिपिंग कंपनी वही प्रोडक्ट ले लेता है जिसका डिटेल इंफॉर्मेशन उसको एक्सपोर्टर के द्वारा सबमिट किया जाता है। एक्सपोर्टर जो है वो पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन देगा ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, द एक्सपोर्टर देन मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा? अरेंजमेंट करेगा। ओके, नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू दी पोर्ट, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन, द रेलवे अथॉरिटीज इशू अ रेलवे रिसिप्ट। अगर हम ट्रेन से रेल के माध्यम से भेज रहे हैं तो रेलवे अथॉरिटी क्या करेगा? रेलवे रिसिप्ट इशू करेगा। ओके, और वो विच सर्व एज अ टाइटल ऑफ द गुड्स, और वो क्या सर्व करेगा? टाइटल ऑफ द गुड्स सर्व करेगा, है ना। रेलवे अथॉरिटी ने क्या इशू किया? तो रेलवे रिसिप्ट इशू किया, और वो क्या सर्व करता है? टाइटल ऑफ द गुड्स को सर्व करता है। द एक्सपोर्टर इंडोर्सेज द रेलवे रिसिप्ट। ओके, वो उसको इंडोर्स करेगा इन फेवर ऑफ हिज एजेंट, अपने एजेंट के फेवर में, टू एनेबल हिम टू टेक डिलीवरी, जो क्या कर पाए? डिलीवरी ले पाए ऑफ द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ओके, तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 11, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 12 है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स का इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो बहुत सारे रिस्क को फेस करके या रिस्क के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एक देश से दूसरे देश में सेंड करते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत मेहनत से एक प्रोडक्ट को बनाया है तो उसको अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कहीं भेज रहे हैं तो बाय चांस अगर रास्ते में कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर उसका खामियाजा कौन भरेगा? वो जो नुकसान होगा, लॉस होगा, तो लॉस को कंपनसेट हम कैसे करेंगे? ओके, तो लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा बर्डन को फेस ना करना पड़े। गुड्स आर इशूड विद एन इंश्योरेंस कंपनी। गुड्स को कहाँ इशू किया जाता है? गुड्स आर इशूड विद एन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो प्रोटेक्शन वो किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करवाएगा? तो रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द गुड्स। अगर हमारा प्रोडक्ट रास्ते में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहा है, तो रिस्क फेस करना पड़ सकता है, और रिस्क के कारण जो मान लो जो डैमेज होगा प्रोडक्ट, तो डैमेज का कंपनसेशन कौन करेगा? उसको कंपनसेट कौन करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्क को बेयर करता है और प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेफली अपने डेस्टिनेशन तक रीच कर जाए। ड्यू टू द पर्ल ऑफ द सी ड्यूरिंग द ट्रांजिट। हो सकता है कि समुद्र के रास्ते से जा रहा है, पानी के ज़रिए जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारा हैपनिंग हो सकता है जिसके कारण शिप को भी नुकसान होगा एज वेल एज प्रोडक्ट को भी नुकसान होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, कस्टम क्लियरेंस। द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम। ओके, बिफोर दिस कैन बी लोकेटेड ऑन द शॉप। जब वो शॉप तक पहुँचे उससे पहले कस्टम क्लियरेंस हो जाना चाहिए। ओके,
For obtaining custom clearance, the exporter prepare the shipping bill. तो एक्सपोर्टर क्या प्रिपेयर करेगा? एक्सपोर्टर प्रिपेयर करेगा शिपिंग बिल को। ओके, तो सब उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? कस्टम क्लियरेंस चाहिए होगा। किससे पहले? जब तक हमारा प्रोडक्ट हमारे शॉप में रीच कर जाए, यानी उससे पहले हमें कस्टम क्लियरेंस चाहिए होगा। शिपिंग बिल्स इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कस्टम ऑफिस गिव द परमिशन। शिपिंग बिल जो होता है वो मेन डॉक्यूमेंट हम मान सकते हैं पे या एविडेंस होता है जिसके तहत जो है कस्टम ऑफिसर जो है वो परमिशन देता है। ओके, तो परमिशन लेने के लिए क्या हमें सबमिट करना पड़ेगा? शिपिंग बिल इज़ द मेन डॉक्यूमेंट, ओके, विच इज़ द on the basis of which the custom office gives the permission for export. Copies of the shipping bill along with the following document are submitted to the custom appraiser at the custom house. कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, commercial invoice, certificate of origin, certificate of inspection, and the last is marine insurance policy. Next we have is point number 14, obtaining maid's receipt. A maid receipt is a receipt issued by the commanding officer. मेड रिसीप्ट वो रिसीप्ट है जिसको कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है। ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज़ लोडेड, जब कार्गो हमारा लोड हो जाता है उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा एक सेट रिसिप्ट इशू किया जाता है जिसे हम मेड रिसिप्ट बोलते हैं, ऑन द बोर्ड एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन। और वो जो रिसिप्ट है वो कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ओके, अगर हम कोई भी सामान को या प्रोडक्ट को जहाज़ में लोड करवाएंगे या कार्गो में लोड करवाएंगे तो फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, और उसको किस में देगा? वो रिसीप्ट में देगा। अबाउट द नेम ऑफ द वेसल, ओके, नेम ऑफ द वेसल, बर्थ, कौन से बर्थ पर हमारा सामान जा रहा है या सामान है या सामान को रखाया गया है, तो बर्थ होगा बर्थ, डेट ऑफ शिपमेंट, शिपमेंट का डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, पैकेज जिस हिसाब से किया गया है उसका डिस्क्रिप्शन, मार्क्स एंड नंबर कंडीशन, मार्क्स मार्क होगा एक और नंबर, कंडीशन ऑफ द कार्गो एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कार्गो को रिसीव कर रहे हैं, सामान को रिसीव कर रहे हैं, तो उस समय उसका जो कंडीशन है वो कैसा है। क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करता है, तो जिस हिसाब से प्रोडक्ट को पैक कर करके दिया गया है क्या उसी हिसाब से इम्पोर्टर उसे रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मे बी रास्ते में कुछ अगर ख़राब हो जाए तो हम उसको बाद में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर करवा सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड ऑन बोर्डिंग ऑफ द शिप, जिस समय कार्गो हमारा शिप में लोड हो रहा होगा, सामान हमारा लोड हो रहा होगा, उस समय हम क्या करेंगे? कंडीशन जानेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कैसा है। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट ड्यूज हैंड ओवर द मेड्स, फिर वो किसको हैंड ओवर कर देता है? मेड रिसीव टू द C&F एजेंट। ओके, फिर वो रिसीव जो है वो किसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा? C&F एजेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 15, पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल लेटिंग। द C&F एजेंट सरेंडर द मेट रिसीव्ड, उसने क्या कर दिया? फिर मेट रिसीव को सरेंडर कर दिया टू द शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी को, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फ्राइट। आफ्टर रिसीव्ड द फ्राइट द शिपिंग कंपनी इशू अ बिल ऑफ लेडिंग। फिर वो क्या इशू करेगा? जब वो रिसीव कर लेगा मेड रिसीव को तो फिर वो बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा, विच सर्व एज एन एविडेंस, जो एक तरीके का एविडेंस, साक्ष्य माना जाएगा, दैट द शिपिंग कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द
गुड्स। तो ये जो हमें देगा बिल ऑफ लेडिंग, तो ये एक तरीके का एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, जो माना जाएगा कि शिपिंग कंपनी ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है फॉर कैरिंग द डेस्टिनेटेड डेस्टिनेशन। और जहाँ तक उस प्रोडक्ट को रीच करना है यानी इम्पोर्टर तक जाना है, तो उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी है वो शिपिंग कंपनी ने ले लिया है। इन द केस द गुड्स आर बीइंग सेंट बाय एयर, दिस डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू द रेल एयरवेज बिल। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो अगर एयर के माध्यम से जाएगा तो जो वो बिल निकल करके आएगा उस बिल को हम बोलेंगे एयरवे बिल। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 16, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। ओके, द इनवॉइस स्टेट्स द क्वांटिटी। इनवॉइस क्या कंटेन करता है, वो क्या डिक्लेयर करता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। गुड्स जो है वो कितने क्वांटिटी में है। ओके, सेंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द इम्पोर्टर एंड द CNF एजेंट गेट इट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 17, स्कोरिंग पेमेंट, सिक्योरिंग पेमेंट। द इम्पोर्टर नीड्स वेरियस डॉक्यूमेंट। इम्पोर्टर को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। ओके, जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या वो जो डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा जिस अथॉरिटी के द्वारा, क्या वो अथॉरिटी उसको हैंडओवर ऐसे ही कर देगा। एक रिसीप्ट तो उसके पास भी होनी चाहिए कि वो ये डिक्लेयर करे कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्टर के द्वारा सेंड किया गया है ये हमारे लिए ही सेंड किया गया है, ये मुझे ही आकर के इसे लेना था। ओके, डॉक्यूमेंट टू बी क्लेम्ड एट द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन द अराइवल at his or her country, the getting the custom cleared. The document that are needed in this connection include certified copy of invoice, okay, bill of lading, packing list, insurance policy, certificate of origin and letter of credit। ये कुछ कॉपीज़ हैं, पेपर हैं जो उसके पास होने चाहिए। देन लेटर ऑफ क्रेडिट तक सबमिट करने के बाद सबमिशन ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है फिर वो सारे क्या करने हैं, सबमिशन टू द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर पर्पस ऑफ गेटिंग द पेमेंट। ओके, बैंक को सारे पेपर सबमिट करने होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा। पर्पस क्या है, फॉर ऑफ गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम द बैंक, बैंक से पेमेंट हो जाए। इट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। और हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट बोलेंगे, नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट उसे बोला जाता है। ऑन रिसीविंग द बिल ऑफ एक्सचेंज द इम्पोर्टर रिलीज द पेमेंट। जब बिल ऑफ एक्सचेंज वो रिसीव कर लेता है देन इम्पोर्टर रिलीजेज द पेमेंट इन केस ऑफ ड्राफ्ट। ओके, और एक्सेप्ट द ड्राफ्ट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, ओके, द एक्सपोर्टर बैंक रिसीव द पेमेंट। फिर एक्सपोर्टर का जो बैंक होगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या चीज़ रिसीव करेगा, तो पेमेंट रिसीव करेगा थ्रू द इम्पोर्टर बैंक। इम्पोर्टर जो है वो अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा। तो अपने बैंक के थ्रू क्या वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर के हाथ में देगा, नहीं, वो एक्सपोर्टर के बैंक को सेंड करेगा और एक्सपोर्टर का जो बैंक होगा वो उसे रिसीव करेगा एंड ही इज क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, द एक्सपोर्टर कैन गेट इमीडिएट पेमेंट। एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम हिज और हर बैंक ऑन द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय साइनिंग अ लेटर ऑफ इंडेमिनिटी। ओके, तुरंत ही उसे पैसा मिल जाएगा। हैविंग रिसीव द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर नीड टू गेट अ बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। जब पैसा एक्सपोर्टर को मिल जाएगा तो उसको फिर बैंक के द्वारा एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा
कि जो इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, अर्थात इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट किया, बैंक ने एक्सपोर्टर को फाइनली पेमेंट कर दिया, या जो उसने सर्टिफिकेट दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, उसमें यह डिक्लेयर हो गया कि इम्पोर्टर ने पेमेंट कर दिया है और एक्सपोर्टर को पैसा मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में। ओके।